विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर सामने हैं। एक्सक्लूसिव तो बातचीत सामने है, एक्सक्लूसिव बातचीत हम उनसे करेंगे। उन्हें जानेंगे सर, आज मतदान हो रहा है, परिणाम भले 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव से कितनी उम्मीदें हैं? ये जो आपकी अभी सरकार है, इस जीत को कितना आगे बरकरार रखेंगे? परिणाम तो अपने आप में प्रकट है। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश को तबाह कर दिया था। 1.25 साल में विकास ठप्प कर दिए थे, दलालों की मंडी मध्य प्रदेश बन गया था, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया था, और हमारी सारी योजनाएं, चाहे वो संबल योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, बच्चों की फीस भरवाना हो, बच्चों को लैपटॉप देना हो, बहनों को प्रसूति सहायता देना हो, जितनी भी सहायता योजनाएं थी लोकप्रिय, वो बंद कर दी। यहां तक कि फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला किसानों को। किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि ढंग से नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान वापस कर दिए कमलनाथ जी ने। तो गरीबों को और किसानों को, आम जन को इस सरकार में बहुत नुकसान हुआ। सर, भले 28 सीटें हैं लेकिन उपचुनाव में, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें जो बहुत निर्णायक भी कही जा रही हैं, और जोर आजमाइश भी बहुत लगी भाजपा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन यहां पर एक तरह से कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस में जब वो थे तब सारी सीटें वहां से जीते थे, तो अब एक तरह से ये साख दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर यहां पर लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब काम करते हैं। ज्योतिरादित्य जी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। उन्होंने जबरदस्त परिश्रम किया है, हम लोगों ने मिलकर काम किया है, और इसलिए परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे आएंगे। सर, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो निर्णायक उपचुनाव है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार गिरा दी गई हो, तो गद्दारों जिन्होंने गद्दारी की उनको सबक जरूर जनता सिखाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारी रैलियां की, सभाएं। तो कांग्रेस ने की, धोखा कांग्रेस ने दिया, पीठ में छुरा कांग्रेस ने घोंपा। कर्जा माफ का गया कि कर्जा माफ नहीं किया, उल्टे डिफाल्टर कर दिया रेगुलर किसानों को, तो ब्याज की गठरी और सर पे लद गई। सारी योजनाओं को बंद कर दिया, एक वादा और वचन पूरा नहीं किया। तो धोखा दिया तो कांग्रेस ने दिया, और उस धोखे के लिए कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि आपने भी खुद को पूर्व मुख्यमंत्री बताया, आपकी बेटी ने भी खुद को पूर्व मुख्यमंत्री बोला, तो कहीं ये उन्होंने कहा कि सच्चाई तो नहीं? मैंने ये कहा था, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो बीच में पूर्व थे, अब वर्तमान हो गया, अब उनके पास कुछ नहीं, तो बाल की खाल निकाल के ऐसे मुद्दे उछालते। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि वो दमदार वापसी कर रही है। आप किस तरह से उम्मीद देख रहे हैं, कितनी सीटों पर आप आ रही हैं? क्योंकि आपके पास पहले से ही 107 सीटें हैं, और अभी भी कांग्रेस से जो विधायक है उनके आने का सिलसिला लगा है, तो क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आप लेकर आ रहे हैं? कांग्रेस तो जो सोच रही है उसके बारे में इतनी कहूंगा, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ताकत से बनी रहेगी। जी, कितनी सीटें सर? 28 में से 28? सारी सीटों पे हम आशान्वित हैं। 28। आज कमलनाथ जी पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करना मेरे स्वभाव और संस्कार में नहीं है, लेकिन हम तो भगवान की उपासना और आराधना करके रोज का दिन प्रारंभ करते हैं। जी, तो बिल्कुल ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दमदार वापसी कर रही है। दमदार नहीं, बल्कि 28 में से 28 सीटें ही लेकर आ रही है, और मध्य प्रदेश के विकास का जो खाका उन्होंने तैयार किया है वो और आगे और विस्तार से इसको रूप दिया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा विकसित नजर आए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो ऐसे बातचीत भी होती रहेगी। आपने देखा सहयोगी रंजना और सीधे चर्चा कर रही थी, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी बातचीत हुई, और अब चूंकि ये आंकड़े हमने आपको लगातार दिखाए हैं, अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं, पर अब जरा वक्त है और ज्यादा गहराई से उतरकर इस उपचुनाव को समझने का, इस परसेंटेज को समझने का, इस पूरी सियासत को समझने का। प्रवीण दुबे, सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, वो हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। अब जरा हम और गहरे चलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त होता जाएगा और बारीक चीजों पर नजर रहेगी। प्रवीण जी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रवीण जी, अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, बड़ा अच्छा लगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो सिर्फ जोश हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। इसी के साथ मैं चर्चा आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। ओवर टू यू प्रवीण जी।
बहुत शुक्रिया ललित। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18, तो बहुत बड़ा चुनाव है ये, आम चुनाव से ज्यादा बड़ा उपचुनाव हो गया। यहाँ पर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अनुमान हैं, किसी के पास राम तो किसी के पास हनुमान है, लेकिन आज के दिन तो सिर्फ वोटर ही भगवान है। तो लगातार न्यूज़ 18 आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है। जैसा ललित ने भी कहा कि जितने बड़े नेता हैं वो सब आपको हमारे न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनके दावे दिख रहे होंगे। और एक भर जो थोड़ी बात है, हालांकि अभी के लिहाज से चिंताजनक नहीं कही जा सकेगी, क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है। 12% की वोटिंग, लगभग 12% की वोटिंग की खबर है अभी तक। तो तमाम लोगों से हम अपील करेंगे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि निकलिए घर से, वोट करिए, राम को करें, श्याम को करें, घनश्याम को करें, इमरान को करें, लेकिन वोट जरूर करें, क्योंकि ये मताधिकार जो है वो आपको संविधान ने दिया है और यही है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लिहाजा बात करेंगे आज, हमारे और भी साथी जुड़ते जाएंगे। जैसे ललित ने कहा कि जब पूरे 28 विधानसभा क्षेत्र में हमारे 50 से ज्यादा रिपोर्टर हैं जो आपको लगातार पल पल की जो अपडेट है वो दे रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। पहले जो मेहमान हमारे साथ यहां मौजूद है, समझते हैं अभी तक का जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बीजेपी के नेता हैं, पंकज जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी स्वागत करूंगा। शुरुआत करते हैं, कुणाल चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुणाल जी, ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो, बदनावर पिछली बार भी बहुत कमाल का वहां पर वोटिंग परसेंटेज था जो आपके पक्ष में गया, इस बार भी सबसे अच्छा अगर वोटर कहीं निकला तो बदनावर का, क्या कह रहा है? देखिए, स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता इस बार वोट देने निकलेगी और ये एक वोट इस प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस प्रदेश के देश के संविधान को बचाने के लिए, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को चुनौती दी है। ये एक वोट उस गरीब की पेंशन के लिए जिसकी पेंशन बढ़ा के और आगे बढ़ने का काम होना है। ये एक वोट मध्य प्रदेश के उस किसान कर्जा माफी के लिए, ये एक वोट मध्य प्रदेश में जो 5 साल की सरकार चुनी थी उसे चुनौती देने को जो काम किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिन्होंने कत्ल किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता निकलेगी। और आप देखेंगे कि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें भी जब्त हो जाए तो कोई मध्य प्रदेश में बड़ी बात नहीं। जमानतें जब्त हो रही है। पंकज चतुर्वेदी का रुख करेंगे, यदि हमारे साथ कनेक्ट है तो। पंकज चतुर्वेदी, कुणाल चौधरी दावा कर रहे हैं जमानतें जब्त हो रही है गद्दारों की। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिसकी छवि देश में, प्रदेश में कैसी हम सब जानते हैं। और कुणाल बहुत योग्य व्यक्ति हैं, विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। और प्रवीण जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप मुझे और कुणाल को इस चर्चा से बाहर करके आप आत्मिक तौर पर ये विश्लेषण करिए, और क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो सकती हैं? और यदि आपको लगता है कि कुणाल चौधरी के बयान अतिशयोक्तियों से भरा या यथार्थ से दूर है, तो वही कांग्रेस की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। प्रवीण जी, मैं बहुत विनयपूर्वक आग्रह करना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के मंच का सदुपयोग करके मध्य प्रदेश की उन 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूं करबद्ध कि मास्क 2 गज दूरी और मास्क भी जरूरी, और मतदान की जिम्मेदारी करिए पूरी। तो मेरा आग्रह है कि जाइए, आपके मत का दान अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक एक मत इस लोकतंत्र को सशक्त रखने के लिए आवश्यक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतदान आप किसको करते हैं, ये मतदाता के विवेक का विषय कि मतदान किसको करता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति बहुत स्पष्ट है। 3 बिंदुओं पर हमने काम किया, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास। प्रवीण जी, चौथे किसी विषय पे नहीं है। और आप इसलिए देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी रोकूंगा आपको, हम जितेंद्र के पास, हमारे सहयोगी जितेंद्र हैं ग्वालियर चंबल इलाके में। पंकज जी माफ कीजिए, रोकूंगा, हमारे सहयोगी जितेंद्र है ग्वालियर चंबल इलाके में। जितेंद्र, ओवर टू यू, क्या है आपके पास ताजा अपडेट, बताइए। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या ताजा अपडेट है? आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। लगातार लगे हुए आप लोग, सुबह से बहुत बधाई आपको सबसे पहले। लेकिन क्या ताजा अपडेट है और कहां हैं आप, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, दतिया में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं, अपने बंगले यहाँ पहुंचे, लोगों से मिल रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या मौजूदा हालात हैं और क्या अभी तक वो उन्होंने रुझान देखे, क्योंकि वो भांडेर गए भी जा रहे हैं, दतिया भी गए। तो देखिए, वो अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनसे संपर्क हो पाता है। हालांकि वो अभी
किसी पारिवारिक लोगों से भी मिल रहे हैं, पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या रुझान है, क्योंकि लगातार अभी तक संपर्क में लगे हैं, सारी दूर उन्होंने प्रचार किया, मंदिर भी गए, तो हम उनसे जानते हैं। देखिए गृह मंत्री से सुनते हैं कि क्या मौजूदा सर मंदिर पहुंचे थे, वोट भी किया आपने, क्या हालात हैं अभी तक? भारतीय जनता पार्टी जीत रही जी, कितनी सीटों पर? 28 की 28। कमलनाथ जी पहुंचे हैं मंदिर, उन्होंने भी प्रार्थना की है। कमलनाथ जी और उनके नेता जी ये चुनाव पर मंदिर ही जाते हैं, बस चुनाव के बाद नहीं जाते। फिर राहुल गांधी जी को आपने कभी चुनाव के बाद देखा क्या? कोर्ट के ऊपर जनेऊ, बनियान के अंदर क्रॉस, ये अलग प्रकार का इनकी आस्था है। मैं तो रोज जाता हूँ, एक भी दिन नहीं चूका मेरा 12 महीने में। सर शायराना अंदाज में आपका जो रहता है, क्या माने इस पूरी चीज का? किसका? जो एक हमेशा आपको देखा जाता है, आज भी खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। नहीं, खुश तो रहता ही हूँ मैं जी। जितेंद्र, एक सवाल मेरा ले लीजिए, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो। कदम निरंतर चलते जी 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 श्रम जिनका जी जी पूछिए सर सवाल। विजय सुनिश्चित होती जिनकी घोषित ये परिणाम। जी आपका सवाल पूछिए, बताइए प्रवीण जी। ये पूछो जितेंद्र उनसे, कहना कि बहुत सारी जगह खासकर ग्वालियर चंबल के भी कुछ इलाकों में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया, तो उम्मीद है आपको कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या फिर कुछ नुकसान भी संभावित? सर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी की सीट आएगी? नहीं, बीजेपी तो जीत ही रही है, आप percent में बढ़ जाएगा आराम से। क्या अभी तक क्या आपने जो घूमा है, क्या लग रहा है? 20% से ऊपर हो गया है सब जगह। कहाँ आप अभी तक पहुँचे थे? मैं करेरा, डबरा, भांडेर। जी, कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बोल रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ियों, लोग ऐसा हो रहे हैं। बस यही परिणाम है जी। कांग्रेस जब मशीनों में गड़बड़ी कहे और प्रशासन का दुरुपयोग कहे तो समझ लो भाजपा जीत रही है। तो हम मान लें सर आपकी तरफ से विक्ट्री निश्चित है। 100%। शुक्रिया जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका वक्त रहा तो आएंगे हम, पर्याप्त बातें उनकी ले ली, बिल्कुल हमने आपकी पर्याप्त बातें ले ली। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उनकी खूबी यही है, बहुत कटाक्ष और तंज वाले लहजे में बात करते हैं, बहुत हल्का सा मुस्कुराते और बहुत गहरे घाव वाले अंदाज में बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अभी से ईवीएम का बोल रही है तो आप मान के चलिए कि नतीजे किधर की तरफ जा रहे होंगे। दिनेश जी बहुत देर से हमारे साथ, उनका हम रुक नहीं कर पाए। दिनेश जी, कितना महत्वपूर्ण चुनाव, हम आप लगातार आम चुनाव में भी साथ रहे हैं, लोकसभा भी साथ रहे हैं, इतना मारामारी, इतनी कसावट तो हमने पहले नहीं देखी। बिल्कुल, ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। कई जिस तरह से एक तो 28 विधानसभा सीटों के एक साथ उपचुनाव होना अपने आप में एक हिस्ट्री है। किसी राज्य में शायद इतने उपचुनाव पहले कभी हुए नहीं होंगे, और वो भी ऐसे उपचुनाव जो एक सरकार का फैसला करना है, सरकार बचना है या कंटिन्यू करना है, ये जो स्थितियां हैं, या फिर सरकार पलट जाएगी, इस कारण ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो जिस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं उसमें वोटर का उत्साह कितना है ये भी डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए वोटिंग परसेंट जो प्लस माइनस जो जिस तरह से राजनीतिक दल यदि कोई गणित लगाते हैं तो उनके लिए भी ये चुनौती भरा है कि हम अपने पक्ष में ये कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ हैं। और इतना बड़ा ये जो है चुनाव हो जाएगा, ये शायद जो है जब मार्च में ये इस्तीफे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो शायद इन 28 सीटों को जीत लेगी। लेकिन हमने जो चुनाव प्रचार का अभियान देखा उसमें लगा कि ये दोनों दलों के लिए ये चुनाव बहुत आसान नहीं है, और कांग्रेस के लिए तो ये चुनौती बहुत ज्यादा इसलिए भी है कि उसकी सारी सीटें दांव पे लगी हुई हैं। उसकी जो वापसी होगी उन सारी सीटों को वो वापस ले लेती तो वापसी उसकी, अन्यथा उसके लिए तो वो लूजर तो आज भी है। जो फिर वोटर जो फैसला करेगा उसके लिए फिर वही मान्य होगा। बड़ी बात कह रहे हैं दिनेश गुप्ता, रुक करेंगे हम जरूर कुणाल जी का, क्योंकि कुणाल जी अगर मान लीजिए दमोह वाली सीट माइनस मान ले तो मैजिक फिगर 115 पहुंचता है, आपको 28 फिर भी चाहिए, दमोह जोड़ ले तो 29 चाहिए, तो ये तो लक्ष्य जो है वो आपके लिए 6 बॉल में 6 छक्के जैसा है। देखिए स्पष्ट से जब जनता सबक सिखाने पे आती है तो 6 बॉल में 6 छक्के ही मारती है। और जो चुनौती हमें नहीं दी है, चुनौती जनता के वोट को दी है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लोकतांत्रिक मूल्यों से जनता 3 बार भारतीय जनता पार्टी को चुना था। इस बार जो चुना था किसान कर्ज माफी पे चुना था, गरीब की पेंशन पे चुना था, और ये एक वोट जनता दिमाग लगा के दे रही है कि कैसे हमारे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे कर दी। जब वोट मांगने आए थे पैर पड़े थे कि आपकी सेवा करेंगे, जनता ने सेवा करने को वोट दिया था। जब वहां पे बेंगलोर में 7 स्टार होटल
बैठ के ये वोट बेचने के लिए नहीं दिया था, जनता को मूर्ख समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जनता जब अपनी वाली पे आती है, मेरा आग्रह है जनता से कि एक वोट सोच के देना, विचार करके देना कि आपके वोट को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करिए। और जनता इस बार वोट दे रही है। क्या गलती कर दी थी कांग्रेस ने कि क्या राम पदगमन का 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया था? क्या महाकाल पे 300 करोड़ का, गरीब की पेंशन 300 से 600 करके, बेटियों की शादी के 51,000 करके, माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया था, पशुपतिनाथ जी की 250 करोड़ की जमीन जो सफी माफिया के पास थी उसको कब्जे से छुड़ाने का, इंदौर में माफिया को ध्वस्त करने का काम किया था। तो जनता ने देखा है कमलनाथ जी का कार्यकाल। छोटा उत्तर, फिर हम चलेंगे गुना के छोटा उत्तर आपके नेता लगातार हमको लाइव भी मिले। छोटा उत्तर फिर हम केएल अग्रवाल। हाँ जरूर दीजिए बोलिए। प्रवीण जी उत्तर आप ले नहीं रहे, उत्तर दे रहे तो छोटा उत्तर। मैं कह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी पहले इस बात का उत्तर दे कि वो आतंकवाद के साथ है कि विकास के साथ है। कांग्रेस उसका उत्तर दे। आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस का एक विधायक, कांग्रेस का स्टार प्रचारक भोपाल में बैठकर आतंकवाद का समर्थन करता है और कमलनाथ जी के मुंह में दही जमा है। दिग्विजय सिंह जी कहाँ है? सोनिया गांधी, राहुल 6 महीने में करा क्या? मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचा कैसे? और पंकज जी आपके भाषण सुना दूंगा मैं। पहले आपने कांदार कान में बड़ी बड़ी बातें कही है जब कांग्रेस के अंदर बीजेपी का आज जब प्रधानमंत्री देश के बाहर गए थे। ये सब छोड़ो, इस बार मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। दोनों को रोकते हैं क्योंकि दोनों को रोकूंगा क्योंकि आज की जो बहस है वो एक सामान्य स्टूडियो की पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हमको सारी जगह जाना, पूरे मध्य प्रदेश। पंकज जी आऊंगा और ये बिल्कुल आरोप मत लगाएगा कि मैं आपको कम अवसर दे रहा हूं। आपके नेता भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम चलेंगे गुना, हमारे सहयोगी है मनोज राठौर, उनके साथ केएल अग्रवाल है। मनोज ये पूछिए, गुना में अक्सर ये हुआ कि महेंद्र सिंह सिसोदिया और केएल अग्रवाल आमने सामने रहे हैं, पार्टियां बदल गई इस बार, फिर भी आमने सामने। क्या उम्मीद, क्या उनके दावे, कितना अनुमान? मनोज राठौर। जी बिल्कुल। इससे पहले प्रवीण जी सिसोदिया से बात की थी जो कि कैबिनेट के मंत्री है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि केएल अग्रवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। हम केएल अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो उम्मीद कितनी लग रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अदला बदली करके प्रत्याशी आमने सामने हैं। पहले भी आप सिसोदिया के सामने थे और अब फिर से आ गए। देखिए पहले और इसमें बहुत अंतर है। आज जनता ने जो इनका पिछले 8-9 महीने का जो इनका बदलाव देखा है और जिस तरीके से ये लोगों ने कांग्रेस को धोखा देकर और अपने आप को 35-35 करोड़ रुपए में जो एक आम जनता में चर्चा है बेचने का जो प्रयास किया है, तो जनता में इसको लेकर बहुत नाराजगी भी है। और जहाँ तक आप बात करें पहले की भी, तो पहले भी ये नेगेटिव इनका वो था सर्वे रिपोर्ट, पार्टी इनको टिकट नहीं दे रही थी, तब भी सिंधिया जी कहीं ना कहीं चाहते थे मैं कांग्रेस से लड़ लूं, मैंने मना कर दिया। और सिसोदिया जी कह रहे हैं इस बार जमानत जब्त हो जाएगी अग्रवाल की। हाँ नहीं, अब उनको अच्छा है, कम से कम वो अभी 10 तारीख है चुनाव परिणाम आने में, और इस खुशफहमी में चलते हैं तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि पहले आप बीजेपी से चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय लड़े और उसके बाद आप पार्टी चेंज कर दी। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। मोटी बात हमने उनकी ले ली और भी जगह बाकी जगह घूमते रहेंगे, दर्शकों को भी हर प्रदेश के कोने कोने की सैर कराते रहेंगे। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल दिनेश जी से। पंकज जी लंबा जवाब लूंगा आपका, जब आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। दिनेश जी ये जो इस बार का जो तस्वीर बदली, कोई पहले किसी पार्टी में था, हम सामने देख रहे थे केएल अग्रवाल अभी ये सिसोदिया जी के खिलाफ लड़ते थे, बीजेपी से लड़ते थे, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ऐसे कई जगह आमने सामने, सुर्खी, पारुल साहू, गोविंद राजपूत। तो ये जनता सोचेगी नहीं कि भाई पिछली बार कहाँ के लिए वोट दिया है, इस बार कहाँ के लिए देंगे? वोटर कंफ्यूज तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रवीण जी। मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी दल में गए हों, लेकिन उन चेहरों को तो जानती है कि ये हमारे लिए क्या करते थे। पार्टी भले ही बदल गई हो, लेकिन आप किसी भी दल से जब विधायक बनते हैं तो आपने वहाँ क्या परफॉर्म किया, जब मिनिस्टर बने तो आपने उस क्षेत्र के विकास का ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये तो जनता को पता होता है। ये जो कोई भी चुनाव होता है वो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो परसेप्शन और एक क्रेडिबिलिटी। यदि ये दोनों चीज़ें कैंडिडेट के साथ
हैं, ठीक ठाक हैं, पॉजिटिव हैं, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी दल में रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं, उनके पास कोई दल नहीं होता तब भी वो चुनाव जीतते हैं। आज जो भी हमारी चीज़ है, एक तो विश्वसनीयता और दूसरी क्रेडिबिलिटी कितनी है, हमारी धारणा उनके बारे में हम किस तरह की धारणा रखते हैं। यदि हमारे मन में ये धारणा है कि उन्होंने वोट बेचा है तो निश्चित तौर पर उसी तरह से फैसला करेंगे। यदि धारणा ये है कि उन्होंने दल बदल कर बहुत अच्छा किया, शायद सरकार जनहितैषी काम नहीं कर रही थी, तो उस तरह से वोट करेंगे। वोटर का जो माइंडसेट है वो उम्मीदवार तो उनको पता है कि हमारे बीच का ही है और ये कब हमारे लिए किस काम आता है, या कह देता है कि नहीं साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, भगा देता है। पंकज चतुर्वेदी का रुख इसलिए करेंगे कि दिनेश गुप्ता जी ने जो बात कही वो कही परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी, और सिंधिया जी के साथ गए लोगों की इन्हीं दो चीजों पर सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही। पंकज चतुर्वेदी, लंबा जवाब लेकिन उतना ही लंबा जितना यहां ग्राह हो जाए। पंकज चतुर्वेदी। देखिए प्रवीण जी, क्रेडिबिलिटी कमलनाथ जी की दांव पर है। और क्या क्रेडिबिलिटी कमलनाथ जी की? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को मध्य प्रदेश में कैंपेन करने आना था पर क्यों नहीं आई? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो हो चुकी कांग्रेस, एक कमलनाथ जी की आइटम कांग्रेस, एक राहुल गांधी जी प्रियंका जी की एक्चुअल कांग्रेस। तो एक्चुअल कांग्रेस के लोग नहीं आए, आइटम कांग्रेस के लोग यहाँ डटे हुए। और कांग्रेस का हाथ प्रवीण जी आतंकवाद के साथ हम कल से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक, कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक आतंकवाद की पैरवी करता है, एक नेता कांग्रेस का नहीं बोलता। और कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी, मध्य प्रदेश के साधन संसाधन, देश के 2 नंबर के उद्योगपति कांग्रेस नेता के शब्दों में, और मध्य प्रदेश में धेले का निवेश नहीं, मध्य प्रदेश के किसी एक नौजवान को रोजगार नहीं। तो क्या किया कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश को दलाली का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया। एक ही उद्योग चलाया कमलनाथ जी ने, वल्लभ भवन में इंडस्ट्री चली, ट्रांसफर की, तबादला का उद्योग चला, तबादला उद्योग में पैसे का लेन देन। और अरे उनका तो जिक्र कर लीजिए जो मैदान में है पंकज चतुर्वेदी जी। अरे विस्तार से जवाब का मायने यह है कि उनका भी जिक्र कर लीजिए जो मैदान में ग्वालियर चंबल के 16, 22 और सिंधिया जी के 22 कहे जा रहे हैं ना, उनका तो कर लीजिए जिक्र जो दिनेश जी कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पर होगी। प्रवीण जी 28 के 28 भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं, सिंधिया जी के प्रत्याशी, शिवराज जी के प्रत्याशी। इस प्रकार की खेमेबाजी, खानेबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। या हमारा एक ही चुनाव का निशान है, कमल का चुनाव निशान, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति, ये सब मिलकर चुनाव मैदान में है। इसीलिए ये विभाजन का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वहां खेमे अलग हैं। एक अब तो एक नया खेमा बन गया, कमलनाथ कांग्रेस अलग, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग, बाकी तो टुकड़े टुकड़े सबको पता है। आपके एक नेता और हमारे साथ जुड़ गए, आपके एक नेता और हमारे साथ जुड़ गए, मंत्री हैं अभी मौजूदा सरकार में महेंद्र सिंह सिसोदिया। मतलब आप टेक्निकली इसे आगे पीछे मान सकते हैं आप हैं या नहीं है, लेकिन आप कैबिनेट में हैं, सिंधिया जी के समर्थक हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का रुख करेंगे। मनोज, उनसे ये सवाल जरूर पूछो कि सबसे बड़ी अगर प्रतिष्ठा किसी की दांव पर है तो वो सिंधिया जी की है। उन्हें साबित करना है कि उनका ये निर्णय सही है या गलत, और यही तय कर देगा कि उनका पॉलिटिकल जो अब मूव है आने वाले दौर में वो कैसा होगा। मनोज पूछिए। सिसोदिया जी, सबसे पहला सवाल यही है कि तमाम लोगों के साथ, तमाम आपके साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए। अब ये पूरा चुनाव ये तय करेगा कि किस ओर राजनीति जाएगी, आपकी भी, सिंधिया जी की भी। हमारी राजनीति तो तय हो चुकी है। माननीय सिंधिया जी और हम सब मंत्री और विधायकों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोग सब मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। अभी के.एल. अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनने सीधा ये आरोप लगाया, दल बदल का आरोप लगाया, तमाम और आरोप लगाए उन्होंने विधानसभा को लेकर। मैं ये जनता खड़ी है भौरा की, कन्हैया लाल जी पहला चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल से, दूसरा चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, तीसरी बार टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए, और चौथी बार कांग्रेस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। तो आप बताइए दल बदलू कौन हुआ? मैं हुआ कि वो हुआ? मेरा दल बदल करना तो अन्याय के खिलाफ, जनता के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ने के लिए मैंने दल बदला, मगर वो तो महत्वाकांक्षा और सत्ता पाने। टिकाऊ और बिकाऊ की कांग्रेस बात कर रही है, 35 करोड़ जैसे गंभीर आरोप लगा रही है, कितना असर करेगा वोटर्स पे? ये तो 10 तारीख को जनता का निर्णय बताएगा कि कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है।
क्या कमरे में वो कैमरा लेके बैठे थे कि नोट गिन रहे थे कि 35 करोड़ दिए कि कितने 10 तारीख नहीं, आज शाम तक ही तय हो जाएगा। बहुत हद तक चीजें बहुत हद तक आज शाम तक तय हो जाएंगी। अधिकतम बातें हमने आपके लिए। कुणाल चौधरी का रुख करते। कुणाल जी, दो चीजें, एक तो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं आतंकवाद का साथ देने वाले लोग हो आप लोग, वो कह रहे हैं कांग्रेस दो हिस्से में बट गई और वो उन्होंने आपकी जो कमलनाथ जी की कांग्रेस को कहा कि आइटम कांग्रेस के साथ दिल्ली का कोई नेता आके खड़ा नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव है, काय पे लड़ना चाहते हैं, क्या लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इनसे जवाब चाहती है कि जब 15 साल गाय के ऊपर से भाषण हुए और गाय के कत्ल खाने खोले, उन गौ माताओं के लिए हजारों गौशालाएं खोल दी, उसमें क्या इनको समस्या हो गई। माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, उसमें क्या इनको समस्या हो गई। शुद्ध का युद्ध चलाया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे किसान को 1 लीटर पर 15 रुपए का फायदा हो रहा था और भोपाल की जनता को शुद्ध दूध उसी भाव में मिल रहा था। आज 5 रुपए 40 पैसे भेंट हो गया। जनता इनसे इस पर जवाब मांग रही कि आपने पेंशन 6 महीने से क्यों नहीं दी, वापस क्यों रोक दी, जिसको हमने बढ़ाने का काम किया। जो 51,000 बेटियों की शादी है वो इधर आतंकवाद। या आतंकवाद तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितना क्या करती है, किसको कौन कांदार छोड़ के आया था, कौन बिरयानी खा के आया था, कौन ने पठानकोट पे, यही इन्हीं के बयान थे कि पठानकोट पे बड़ा सब देखती है। आपको लगता है वोटर यहाँ का एमपी का वोटर देखेगा? वोटर तो इस बार देख रहा है कि मेरे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे कर दी, चुनौती कैसे दे दी मेरे वोटर को। वोटर तो कह रहा है कि सबक सिखा के रहूंगा कि यह मेरा वोट का अधिकार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, जब पैर पड़ के वोट मांगते हो। इनकी ऐसी जमानत से जब्त करेगा कि आगे कोई भी विधायक बिकने से पहले सोचेगा। और ये इनके नेता की सोच ले, स्थिति क्या है मानसी, कभी टाइगर हो जाते हैं, कभी कौआ हो जाते हैं, कभी कुत्ते हो जाते हैं। तो ना ये घर के बचे ना घाट के। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें ना घर का छोड़ेगी ना घाट का छोड़ेगी। पंकज जी के पुराने बाइक ये भी अभी लगाने का काम करेंगे, कुछ नहीं। ये बताए 15 क्या किया, 6 महीने में क्या किया। हम कह रहे हैं कि हमने गौशालाएं खोली। पंकज जी क्या क्या किया 6 महीने में, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। पहले 15 साल लगातार चुनाव जीते जनता की कृपा से, दलाली करके नहीं। दूसरा हम यह जानना चाहते हैं कि बड़ा दूध चिल्ला रहे हैं। दूध पर बोनस दिया कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में था, फल सब्जी पर बोनस दिया जो वचन पत्र में था। 54,000 करोड़ की आवश्यकता थी मध्य प्रदेश से किसान कर्ज माफी के लिए। बताएं कितने किसान का 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, किसी का 5, किसी का 10। और इनका काला चिट्ठा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके नेता ने कहा कि घर का ना घाट का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो बोला नहीं, खुद ही बोले कि मैं ये हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, मतलब क्या हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। 5 लोकसभा चुनाव हार गए, हारे हुए नेता के ऊपर बीजेपी ने दाव खेल लिया। इसमें हमारी क्या तकलीफ है। पंकज जी गुस्सा नहीं करते, शांति के साथ बताओ कि इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपने किया क्या, क्यों आपने गाय के कत्ल खाने वालों के साथ और जिसके हाथ सिंधिया जी के बताइए। काम दिया कमलनाथ जी ने, और वही मध्य का युवा बैंड बजा रहा है कांग्रेस पार्टी की, वही युवा बैंड बजा रहा है कुणाल चौधरी जैसे लोगों की, कि जो बैठकर आतंकवाद की पैरवी करते हैं, जो दलालों की पैरवी करते हैं। इनके पास उत्तर निकला इस बात का कि आतंकवाद के समर्थन में कैसे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आतंकवाद के समर्थन में कैसे कांग्रेस पार्टी। रोकूंगा पंकज जी आपको। देश के भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव के साथ मौजूद हैं। शरद, ओवर टू यू। पूछे उनसे कि क्या उनको इत्मीनान है, क्योंकि ग्वालियर चंबल केयर ऑफ नरेंद्र तोमर भी कहलाया जाता है। शरद। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि केयर ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर कहलाता है ग्वालियर चंबल संभाग, और देश के भी बड़े नेता हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्या उम्मीद आप लगाकर बैठे हुए हैं आज जो उपचुनाव हो रहा है उस पर? मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पर उपचुनाव हो रहा है। इन सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी तक जो कार्यक्रम हुए, जनसंपर्क के हों, जनसभाओं के हों, यहाँ भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 15 माह तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो पूरी तरह असफल हुई और उन्होंने वादा खिलाफी भी जनता से की। जो वायदे चुनाव में किए थे उनका निर्वहन नहीं किया, और कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह भी है, अभी भी कलह चल रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता ये मानती है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए अच्छे से काम पहले कर चुकी है और आने वाले कल में भी करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन है, हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे।
सर, ग्वालियर चंबल संभाग को आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। 2018 में कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट रहा उसकी वजह से चलो एक सवाल इसके साथ साथ ये भी ले लेना कि ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, तो दांव पर कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? ठीक है, एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, 28 में से 16 सीटें, तो यहाँ पर जो साख है वो किसकी दांव पर मानी जाए? नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया? मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इसको तुष्टीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, सबके हिस्से में काम आया है, सबने काम किया है और सबके परिश्रम और कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। जो विषय एक चला 35 करोड़ का बिकाऊ का, ये सारे जो कांग्रेस की ओर से विषय उठाए गए, क्या आपको लगता है कि वो जनता की ज़हन में होंगे जब वो वोट करने जा रहे हैं, या जो बात आप कह रहे हैं कि 15 महीने तक किस तरीके से सरकार चली सबने देखा है? नहीं, मैं समझता हूँ दरअसल कांग्रेस वो जो विषय नहीं हो सकता उसी विषय को उठा रही है। कांग्रेस को चाहिए था कि वो 15 महीने में उनने क्या किया ये बोलते। 10 साल में दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि होती उसको सामने रखते। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज देश में किया, उनने कोई काम किया होता देश हित में तो वो रखते। कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। वो विषयहीनता के दौर से मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक कांग्रेस का नेतृत्व गुजर रहा है और उसके कारण वो अमर्यादित टिप्पणियाँ, अमर्यादित आरोप, बेबुनियाद बातें और अनर्गल बातें करके ज़बरदस्ती चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये निंदनीय है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। कांग्रेस को इससे बाज आना चाहिए। वो एक आरोप ये भी लग रहा है, कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जनता प्रलोभन में ना आए। आपको वक्त एक ब्रेक का है, माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। हम ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। बेहद जो खास पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं लगातार हम कह रहे हैं और आपके ही वजह से कह रहे हैं, तमाम दर्शकों की वजह से, क्योंकि दर्शक ही कहता है हमेशा इलेक्शन मतलब न्यूज 18, तो कहीं मत जाइएगा। हम आपको पल पल का अपडेट पूरी 28 विधानसभा सीटों का देते रहेंगे, नेताओं के दावे भी सुनाते रहेंगे, वोटर क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, यह भी बताते रहेंगे। और एक खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो आगे भी जुड़ा रहेगा। बस एक छोटे से अंतराल के बाद हम वापस आते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। हम सबसे बड़ी कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं इलेक्शन की। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, मैं लगातार कह रहा हूं, सारे लोग इसे मानते भी हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है इस समय, यही तय करेगा बहुत सारे नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। यदि मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे सहयोगी शरद के साथ थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दिनेश जी का रुख करते। दिनेश जी, जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा, जब शरद ने पूछा कि साख किसकी दांव पर है, आपकी, सिंधिया जी की या शिवराज जी की, उन्होंने कहा हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी की तरह काम करते हैं। ये क्रेडिट अगर लिया जाएगा तब तो सब लेंगे, डिस्क्रेडिट से बचने की कवायद है क्या? नहीं, देखिए, जब भी कोई ऐसी स्थितियां होती हैं तो हमेशा आप जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हम टीम भावना से खेल रहे थे, इस तरह से कर। लेकिन जब आप कैंपेन पर नज़र डालेंगे, पूरा होल कैंपेन क्या है, क्या होल कैंपेन में नरेंद्र सिंह तोमर चेहरा है, होल कैंपेन में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा है, चेहरा कौन है पार्टी में? जैसे आप बहुत सारी खबरें चली कि रथ पर किसका फोटो है, प्रचार में किसका फोटो है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लीड जो करता है, आज यदि भारतीय जनता पार्टी को लीड BD शर्मा कर रहे हैं या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो लीडर है वही उसी का जो है क्रेडिट और डिस्क्रेडिट होता है। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर इस्तीफा दिया अध्यक्ष के पद से, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं दिया। मतलब वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेल रहे थे। यदि पार्टी में इस तरह की चीजें होंगी कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, राजस्थान मुख्यमंत्री नहीं देता, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं देता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं देते, जनरल सेक्रेटरी नहीं देते, तो फिर इसको आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे पार्टी में कोई जो है अनुशासन नहीं है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा दल या अच्छी टीम वही होती है जो सामूहिक जिम्मेदारी के साथ खेले और जो लीड कर रहा है, जो कैप्टन है, वो उसको स्वीकार करे, हार स्वीकार करे और जिस भी स्वरूप में चाहे अपनी टीम में परिवर्तन करे। एक बार हम रुख करेंगे कुणाल चौधरी जी का। कुणाल जी, ये जो बात आपको दिख रही है, नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से हम आते हैं, वो कह रहे हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मतलब आप लोगों की तरह, नाम नहीं लिया आपका, लेकिन कहा आप लोगों की तरह है, एक ध्वनित हो रहा है उससे। वो कह रहे हैं कि भाई हम सामूहिक
लीडरशिप पे काम करते हैं। यहाँ तो एक ही नाम दिखता रहा आपके यहाँ कमलनाथ जी का। देखिए स्पष्ट है, ये हार का डर है कि कौन किसके ठीकरे पे माथा फोड़ेगा, और स्पष्ट रूप से मुझे लगता है बीडी शर्मा के ठीकरे के ऊपर माथे पे फोड़ दिया जाएगा। और इस बार का चुनाव, क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी के बीच है ना बीजेपी के, इस बार बिकाऊ लाल मिलावट राम लोकतंत्र का कत्ल करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वालों वर्सेस जनता के बीच का चुनाव है। और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता निकल के वोट कर रही है, जनता वोट कर रही है, और जनता को जो चुनौती दी है जनता ने स्वीकार कर ली है कि इस चुनौती का जवाब जनता देगी। और हमारे यहां से इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, इस बार मध्य प्रदेश की जनता अपने जनादेश के लिए चुनाव लड़ रही है कि हिम्मत कैसे हुई हमारे वोट को बेचने की। तुमने पूछे बगैर हमारे वोट को बेचा कैसे। एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। बहुत देर से हम उनके पास गए नहीं, हालांकि बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन लगातार आपको स्क्रीन पर बड़े नेताओं की शक्ल में दिखता रहा होगा। पंकज जी, एक बात जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, कुणाल जी की बात का जवाब लेने के अलावा, अनूपपुर ये आकलन तमाम जो सियासी समझ रखने वाले लोग हैं उनका था कि कंफर्टेबल हो आप लोग, मतलब बहुत ऐसी मुश्किल नहीं, वहां कम हो रही है वोटिंग, इसे कैसे समझ रहे हैं आप? अब बढ़ गई हो तो नहीं कह सकता, मैं 10 साढ़े 10 बजे तक के आंकड़े बता रहा हूं। प्रवीण जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो आज आपके मंच पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कौन सी कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के, केएनसी यानी कमलनाथ कांग्रेस के? सबसे बड़ा सवाल प्रवीण जी मध्य प्रदेश में अभी यही है कांग्रेस में कि मध्य प्रदेश में कौन सी कांग्रेस काम कर रही है, आईएनसी के, केएनसी, कमलनाथ कांग्रेस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी की? जहां तक आपने अनूपपुर का जिक्र किया प्रवीण जी, तो चाहे अनूपपुर हो या मध्य प्रदेश की बाकी 27 सीटें हो, मतदान प्रतिशत से अंदर नहीं बढ़ना। एक चीज 100% तय है कि जनता जनार्दन की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो ये जानती है कि ये कांग्रेस पार्टी जिसको 15 महीने अवसर मिला थोड़े से अंतर से, 2-4 सीटों अंतर से सरकार चलाने का, उस सरकार में लूट खसोट, दलाली, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार ये था। और अब तो सबसे बड़ा अपराध कि आतंकवाद का समर्थन, कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक खुलेआम भोपाल राजधानी में आतंकवाद का समर्थन करता है। कमलनाथ जी मुंह में नहीं जमा हुआ है, बहन इमरती को आइटम कह सकते हैं, पर उनकी चुनाव है भोपाल में नहीं हो रहा है, लेकिन भोपाल का मसला जो है उसे प्रदेश व्यापी बना रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, एक छोटा जवाब कुणाल का, आपके सवाल का छोटा जवाब कुणाल चौधरी से लेकर फिर दिनेश जी का रुख करूंगा। वो पूछना चाह रहे हैं कौन सी वाली कांग्रेस के हो आप एमएलए, कमलनाथ कांग्रेस से एमएलए हो या राहुल कांग्रेस से एमएलए हो? मुझे लगता है जनता इस सवाल से कोई मतलब नहीं रखती, जनता इस बात से रखती है, तो नए नए मुर्गे क्या बाघ ज्यादा ही मारते हैं, तो कभी टाइगर हो जाते हैं, कभी कुत्ते हो जाते हैं, कभी कौवे हो जाते हैं, अब ये नए नए ज्यादा बाघ मार रहा है, इससे कोई मतलब। जनता को इससे मतलब है कि हमारी चुनी हुई सरकार को तुमने बदला कैसे, हमारी जो पेंशनें बढ़ रही थी उसको रोका कैसे, हमारा कर्जा माफ हो रहा था उसे रोका कैसे, माफिया के खिलाफ अभियान, जनता को इस बात से मतलब है। कुणाल चौधरी कहाँ है, कुणाल चौधरी क्या है, कुणाल चौधरी से मतलब नहीं है। कुणाल चौधरी को जनता ने वोट दिए तो जीता था, गलत फहमी कुणाल भी नहीं पालता कि कुणाल चौधरी विधायक बन गया तो अपने जेब के वोट से बन गया। और जिनने गलत फहमी पाल रखी है, मेरी इज्जत का सवाल है, वो कार्यकर्ता को फोन लगाया था, उसने कहा कि जब कार्यकर्ताओं पे केस लग रहे थे, ये धन बल और बाहुबल से लोकतंत्र नहीं चलता है, इस लोकतंत्र को आपने कत्ल कैसे करा, आपने हमारी पेंशनें कैसे रोकी। जनता सवाल ये कर रही है कि 15 साल में क्या किया, 7 महीने में क्या किया, एक बार जवाब नहीं दे पाएंगे। हम बताते हैं हमने क्या किया, आगे आएंगे तो हम एमएसपी बढ़ाए फूल करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, कई राज्यों में बना दिया। आगे आएंगे तो जो 300 की पेंशन 6-6 महीने नहीं देते तो 600 रुपए रोक दिए, उसे 800 और 1000 करने का काम करेंगे। आगे आएंगे तो जो कर्जा बचा हुआ उसे माफ करने का काम करेंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट। जनता इस सवाल पे, जनता को इससे मतलब नहीं कि कौन कुणाल चौधरी है या कौन राजा महाराजा, जनता ठीक है। तो जनता, ये बात सही है, जनता चुनाव के वक्त तो जनता, जैसे मैंने बात की शुरुआत भी की थी कि भगवान होती है, अब वो भगवान का वरदान आज शाम तक कुछ हद तक झलक जाएगा, फाइनल दिखेगा 10 तारीख को। एक बार दिनेश जी का रुख और कर लेते हैं। दिनेश जी, इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कुछ तार हुआ तो वो हुई शाब्दिक भाषाई संस्कार, मर्यादाएं। अभी भी आप देखिए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मुद्दों की तलाश में भटक रही थी दोनों पॉलिटिकल पार्टी। पंकज चतुर्वेदी ने आज वो कल परसों भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ उसके भी प्रदेश व्यापी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, मुद्दा नहीं है इसलिए ये शब्द हैं, ये भाषा है। यदि मुद्दा होते, जैसे हम आम चुनाव में देखेंगे, कांग्रेस एक कैंपेन के साथ आई थी कि वक्त है बदलाव का। आज उसका क्या कैंपेन है?
इसका कोई कैंपेन नहीं। आप कोई भी ऐसा हम विज्ञापन नहीं देखते, ऐसी कोई बात नहीं देखते कि जिसमें ये लगता हो कि वो वोटर को हमको कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस हमें सत्ता में आना है तो इस कैंपेन इस टैगलाइन पर आना है। भारतीय जनता पार्टी की आप कोई टैगलाइन देखिए, क्या है? कोई टैगलाइन नहीं है पूरे इलेक्शन में। जब हम ये जो चुनाव है बेसिकली दोनों दलों को ये लग रहा है कि जो हमारा प्रीवियस जो मैनिफेस्टो है वही कंटिन्यू है, लेकिन वोटर को नहीं पता कि भाई इस 15 महीने में जो सरकार थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली। वोटर का जो परसेप्शन था या वोटर का जो एक भरोसा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हो जब वोट किया था आम चुनाव में, तो वो उसके बारे में भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमने किया। जैसा कि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने कन्यादान में ये किया, लेकिन डिलीवर कितना हुआ? जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, हर सरकार का परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि लास्ट मैन की जेब में कुछ पहुंचा है या नहीं, उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। अरे आप घोषणाएं बहुत सारी होती हैं, हमेशा घोषणाओं पर ही आप चलते हैं। जो शिवराज सिंह चौहान का कैंपेन है, हर बार जो कमलनाथ जी कहते हैं कि नारियल लेके साथ चलते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो यदि वो मूर्त रूप नहीं देता तो हमने 2018 का चुनाव परिणाम देखा। 2018 के चुनाव परिणाम में 13 की कंपेरिजन में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी यदि उनको शिवराज सिंह चौहान से कोई शिकायत होगी तो जरूरी नहीं है कि जनता उनके बारे में जो उनकी विश्वसनीयता है या उनका जो चेहरा है उसको देख के वोट दे, वो कमलनाथ का चेहरा भी कंपेयर करेगी। तो दोनों के चेहरे के बीच में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जो वोटर है वो फिर अपना एक फैसला देगा। ये चेहरों के बीच चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने कही दिनेश जी ने। एक बार पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं दिनेश गुप्ता, वो कह रहे हैं कि वोटर ये भी देखेगा 15 साल आपकी सरकार, आप 15 महीने पैर आरोपी बना रहे हैं यदि मान लीजिए कमलनाथ को, तो वोटर देखेगा 15 साल आपकी सरकार, 15 महीने आपकी सरकार। लग रहा है आपको कि कौन इस पर भारी पड़ेगा? देखिए प्रवीण जी, मतदाता जरूर देखता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का 15 साल के लिए डायरेक्ट चुन ली गई थी। हर बार 5-5 साल के बाद चुनाव हुए, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए। कांग्रेस दिखी कहीं आपको? सुपड़ा सा कारण बहुत स्पष्ट। और दिनेश जी ने जो कहा, जो आपने कहा प्रवीण जी माफ कीजिएगा, मैं असहमत हूं आपकी बात से। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लफ्ज यह छोटा मुद्दा है जिस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून बनाएंगे। यदि आप षड्यंत्र करते हैं, आपकी मंशा जो है दूषित है, आप कलुषित मानसिकता के साथ काम कर सकते हैं, तो लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनेगा, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आज वक्तव्य दिया। और आतंकवाद पर पूछना चाहिए प्रवीण जी, ये आप मुझे बताइए कि फ्रांस में जो हुआ सही गलत अलग विषय, पर राजधानी भोपाल में बैठकर भी उसका समर्थन किया जाए, कांग्रेस का स्टार प्रचारक उसका समर्थन करे, कमलनाथ जी मौन हो, दिग्विजय सिंह जी मौन हो, कांग्रेस के दिल्ली के नेता खामोश हो, आईएनसी खामोश, केएनसी खामोश, किस मुंह से फिर ये बात करेंगे? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आम आदमी की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? आतंकवाद से लड़ना मुद्दा नहीं है? यदि आतंकवाद पनप गया मध्य प्रदेश में प्रवीण जी, तो विकास कैसे संभव होगा बताइए आप। आपने देखा कि वो देश, वो राज्य जहां आतंकवाद है वहां उनके विकास में समस्या है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास है और विकास की वादा आतंकवाद है। तो आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करेंगे। और मोदी जी ने स्थापित किया है प्रवीण जी कि जहां जहां आतंकवाद है घर में घुसकर मारा है। लेकिन सच को स्वीकारो, मैं इसीलिए कहता हूं कि आतंकवाद का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, जवाब ले देश का मुद्दा है। मोटी बात आपकी सारी आगे दोहराव होने लगा। तो वो कह रहे हैं पंकज चतुर्वेदी के आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोग हो आप। आरिफ मसूद के मसले का उन्होंने उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं हम लोग विकास की बात करने वाले लोग हैं। किस विकास की बात? वही तो पूछ रही जनता की विकास पेंशन का हो रहा था, उसे क्यों रोक दिया? इनका विकास थोड़ा पागल हो चुका है। जब 380 रुपए गैस की टंकी होती थी तो महंगाई डायन कहते थे, 54 रुपए डीजल होता था तो कपड़े उतार उतार के नाचते थे। आज 80 रुपए डीजल पहुंच चुका है, गैस की टंकी 700-800 पहुंच चुकी है। तो ये इनका विकास रोक लो भैया, ये पागल हो गया है आपका जो विकास है। 15 लाख की आपने कही, जनता सवाल पूछ रही है ये आतंकवाद जिस पे आज चीन से कौन जूते खा रहा है, किसके यहाँ पे किसके समय जवान शहीद हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। कौन पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाने गया था। और ये मुद्दे मध्य प्रदेश के नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों पे बात करो। कभी कहते हैं किसके कांग्रेस के, किसके नहीं। अरे कई विधायक आते हैं, कई जाते हैं, कई सरकारें आती, कई सरकारें जाती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता के लिए इन्होंने क्या किया, एक भी बात नहीं बताई कि 7 महीने में किया क्या। 6 महीने में पेंशन क्यों रोक रखी इनने, इसका सवाल का जवाब दे। इनने बेटियों की शादी के 51,000 से 28 क्यों कर दिए, इसका जवाब दे। अरे मेरे यहाँ 4 सम्मेलन हुए, चारों के पैसे आए, जहां चलना वहां चलो। कांग्रेस का एमएलए यहाँ पे आतंकवाद के समर्थन में प्रदर्शन क्यों कर रहा है?
अरे ये आतंकवाद तुम छोड़ के आए, आतंकवाद और ये सब गया तेल लेने। अभी तो स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि आपने हमारे वोट को बेचा कैसे, आपने मध्य प्रदेश की जनता के अपमान कैसे करा। ये जनता का चुनाव है और इस पे बात करिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। 15 साल कुछ हमने बताया, हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, हम इस पे चुनाव लड़ रहे और पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। एक भाषण में रोने के अलावा कभी इनके जानवर बनते हैं, कभी रोते हैं, इसके अलावा कभी एक भाषण में ये नहीं आ गया कि हमने ये करा, ये करेंगे, आगे आएंगे तो ये करेंगे। कोई ना रूपरेखा है ना कोई वो है। इस देश के सबसे बड़े मध्य प्रदेश का नाम झंडा विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रखा गया था। अब एक रेट चर्चा बहुत लाजमी है, वो हर चुनाव में लाजमी होती है। आऊंगा पंकज जी, पहले दिनेश जी की तरफ रुख करूंगा। एक चर्चा बहुत लाजमी है, हर चुनाव में होती है, वो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की। वोट बैंक उनका पिछले बार बहुत खराब था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनाधार बहुत है। ग्वालियर चंबल में तो बहुत है। वो कई बार खेल बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। 2 विधायक थे पिछली बार। दिनेश गुप्ता जी से समझते हैं, क्योंकि बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमावर्ती जितने इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर बसपा और सपा का रोल कहीं ना कहीं होता है। कम से कम खेल बिगाड़ने लायक तो होता ही। अगर हम लगातार क्रम देखें तो घट रहा है, 2013-18 के चुनाव से घट रहा है, लेकिन फिर भी खास वोट बैंक है। दिनेश जी, ये कितना प्रभावित करेगा सपा बसपा, क्योंकि ये या तो किसी का खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? देखिए, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, हम लगातार देख रहे हैं कि उनका जो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है कम होता जा रहा है। वोट परसेंटेज भी उनका कम हो रहा है। वोट परसेंट भी उनका कम हो रहा है। और यदि हम 2013 का वोट परसेंट देखेंगे तो और बहुत ज़्यादा उनके लिए चिंताजनक है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अप्रासंगिक होती जा रही पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन वो उनका एक कमिटेड जो वोटर है वो अभी भी है। और जैसा वो बाई इलेक्शन में खड़े उन्होंने उम्मीदवार किए, सामान्यतः वो नहीं खड़ा करती है पार्टी उनके, तो लेकिन जब वो मैदान में है तो निश्चित तौर पर जो वोट बैंक एससी का वोट बैंक, जो यदि पुराने उसमें आप जाएंगे जब बीएसपी नहीं थी, BS4 नहीं थी, तब कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। जब ये एससी का वोट बैंक डिवाइड होना चालू हुआ तो कांग्रेस कमजोर होना चालू हुई। लेकिन पिछले चुनाव का अप्रैल 2018 का आप आंदोलन याद करिए ग्वालियर का, तो वहां का जो आंदोलन हुआ, जो अनुसूचित जाति के लोगों का आंदोलन था, माइक लाल का नहीं था, वो जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मामला था, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। हम ये देखते हैं ना, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में 30-30, 40-40 हजार वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था। तो वहां जो है आज की स्थिति में ये जो कैंडिडेट हैं बीएसपी के, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बीएसपी तब इफेक्टिव होती है जब वहां का कोई पॉपुलर लीडर उसकी पार्टी से चुनाव लड़ता है, कि केवल वो एक एससी वोट के सहारे वो जीतती नहीं है। उसके लिए लेकिन जहां क्लोज फाइट है, जहां मार्जिन कम है, वहां तो उसके उतने ही वोट ले गए तो उसने किसी एक का तो खेल बिगाड़ा ही नहीं। अब ये कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पिछली बार हमने देखा था कि बीएसपी की सीट इसलिए भी नहीं थी कि वोट पूरी तरह से पोलराइज्ड हुआ था कांग्रेस के पक्ष में। आप याद करिए कि जब ये आइटम वाला एक विवाद हुआ था, मायावती ने एक ट्वीट करके ये कहा था कि इस बार दलितों को एकमुश्त होकर बीएसपी को वोट करना चाहिए। वो इस बात का इंडिकेशन दे रही थी कि हमने पिछले आम चुनाव में ये पोलराइज कराया था कांग्रेस के पक्ष में। तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी तो है जो अपने वोट को कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है। बहुत सारे दलों में ये नहीं है, लेकिन बीएसपी में है। जैसा हम उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम में देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक सीट राज्यसभा की छोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति इसके पीछे होगी। और इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश में कितना आया, वोट किसको ट्रांसफर हुआ, या बीएसपी ने ही कांग्रेस का वोट बैंक रोक लिया, तो यदि वो रोकती है तो हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो जाए। पूछ लेते हैं पंकज चतुर्वेदी से पहले, फिर कुणाल जी के पगार रुक करेंगे। पंकज जी, सपा बसपा कोई मायने रखती है या कुछ मायने नहीं रखती बीजेपी के लिए? देखिए प्रवीण जी, लोकतांत्रिक राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अपना स्थान है, और बतौर स्वतंत्र राजनीतिक दल उनको भी अधिकार है अपने मत को, मतलब उनकी जो अप्रोच है उसको जनता के बीच लेकर जाने का और जनता के मत उस पर लेने का। अब अंतिम निर्णय जनता जनार्दन करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं किसी प्रकार से हम किसी को कम आंके ज्यादा आंके, क्योंकि लोकतंत्र में आकलन का काम जनता जनार्दन का होता है। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है और हम हमारा सिद्धांत को दृष्टि से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जाति वर्ग वर्ण भेद पंथ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पहले करी, नाम करती है, और दलों का आकलन जनता करेगी, वो तय करेगी किसको मत देना है किसको मत नहीं देना।
एक बार कुणाल चौधरी का रुख करते। कुणाल जी, सपा बसपा वही सवाल, क्योंकि अभी पिछले बार ठीक है मायावती से आपकी ट्यूनिंग कमलनाथ जी की बहुत अच्छी ठीक थी, अभी कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, इसको मैं ना पुष्ट मानता हूं ना यहाँ पर इंडोर्स करूंगा, लेकिन खबरें तो आ रही हैं कि कई जगह तो उसने बीजेपी के कहने पर ही अपना कैंडिडेट खड़ा किया कि चलो भाई कांग्रेस का ही माहौल बिगाड़ो। बड़ा मलहरा में भी ऐसी कोई भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनाव लड़ता, कोई कहे कि किसी के हिसाब से, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल को फायदा। और 2018 में भी सपा और बसपा सब लड़ी थी, कांग्रेस की पार्टी की पूरी सीटें आई थी। इस बार का तो चुनाव अलग बात पे। मध्य प्रदेश की जनता जो पूछ रही कि एक जिस प्रकार शतरंज का खेल होता है कि राजा अपने आप को बचाने के लिए प्यादे से लेकर वजीर तक को मरवा देता है, उसी प्रकार से एक तथाकथित महाराज ने अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश की जनता के किसान कर्ज माफी के अभियान को रोकने का काम, गरीब की पेंशन, अलग अलग वर्गों के जो जन कल्याणकारी काम है उनका कत्ल करने का काम किया। इसके खिलाफ जनता वोट देगी और एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे और 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर एक दो जगह जमानत ही बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस 28 की 28 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी। तो स्क्रीन पर आपको कुछ ताजी तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, देखते समझते हैं कि क्या है पूरा जो घटनाक्रम है और कहां कौन सा सहयोगी मौजूद है। दरअसल पूरी सारे जो हमारे रिपोर्टर हैं वो मैदान में है, और वो इसलिए मैदान में है कि आपके पास लगातार अपडेट मिलता रहे। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं, शायद वो माफ कीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के मतदान की तस्वीरें आ रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर के वोट डालने वाली तस्वीरें आप देख रहे थे कि वो वोट डालने गए हुए हैं। ग्वालियर चंबल बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा हमेशा से। इस बार भी जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो वहीं के कारण बनी थी। तो आप देख रहे होंगे तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी सुबह। तो ग्वालियर चंबल इलाके में ही सारा फोकस है। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। दिनेश जी, ये एक पूरे मसले को देखें अगर हम, तो कांग्रेस में ऐसे लग रहा है कि जो पंकज चतुर्वेदी जी से और इशारा कर रहे हैं कि भाई दिल्ली की जो कांग्रेस है वो वेट कर रही है कि भाई देखिए ये क्या रिजल्ट ला के देते हैं। चुनाव के बाद कमलनाथ जी की भूमिका क्या देखते हो? नहीं, देखिए जिस तरह के माहौल है, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी में अभी स्थितियां हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका अभी चुनाव होना है कि वो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। सोनिया गांधी ने एक बार कोशिश की थी कि वापस राहुल गांधी आ जाएं, लेकिन अभी तक वहाँ फैसला नहीं हुआ। जब यदि नेतृत्व बदलता है तो सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अभी जो हम ये देख रहे हैं कि मार्च के बाद के जो हालात हैं उसमें जैसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व है उसने कोई दखल नहीं दिया अभी तक। बहुत ज़्यादा सरकार चली गई तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी नहीं हुए, या इतने एक महत्वपूर्ण राज्य में सरकार चली गई, वो वहाँ इतना बड़ा उपचुनाव है जो सरकार का फैसला कर रहा है और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व खामोश है, तो कई तरह के सवाल उठना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। भाई ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि जिसके कारण कांग्रेस नेतृत्व एक राज्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो वहाँ जो है यदि नेतृत्व बदला तो कमलनाथ जी को कोई ना कोई एक पद तो छोड़ना ही होगा। अभी जो बार बार बात जिस तरह के शब्दों का उपयोग होता है कि प्राइवेट लिमिटेड या कुछ तरह से, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे धड़े होते हैं तो वो अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हैं तो सारे लोग जो अलग अलग धड़ों में थे तो कोशिश कर रहे हैं कि वो नए सिरे से एक अपनी रणनीति बनाएं। तो कमलनाथ जी उसमें किस पद पर रहना चाहेंगे? वो अध्यक्ष रहना चाहेंगे, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहना चाहेंगे? ये उनको पार्टी को तो तय करना ही पड़ेगा कि हमारी अब फ्यूचर लीडरशिप होगी कैसी। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो एक विकल्प सामने था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, अब नहीं है। तो क्या अब नकुलनाथ विकल्प होंगे? क्या अब अरुण यादव विकल्प होंगे? किस पार्टी को किस लाइन पर चलना है कि यहाँ मध्य प्रदेश में उसका जनाधार वापस उसके पास रहे? ठीक है, तो वक्त एक ब्रेक का है और महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर चल रही है। हम ताजा अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं। जहां जो भी घट रहा है मध्य प्रदेश में, न्यूज 18 यकीन मानिए वहां है मौजूद और बहुत जल्दी आपको दिखा भी रहा वहां की तस्वीरें। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।